हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है परमाणु की संरचना, जो कि ये क्लास 11th के केमिस्ट्री के पार्ट 1 का ये सेकंड चैप्टर आपका है, यूनिट 2 आप इसे कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए हम लोग पूरा डिटेल सब न पढ़ करके जो फैक्ट है उसी को केवल देखेंगे। अब जैसे परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना से क्या तात्पर्य है, तो देखें परमाणुओं में आप जान रहे हैं परमाणु जो होता है, परमाणु इसे तो आप जान ही रहे हैं परमाणु क्या है। ठीक, ये परमाणु जो है इसे आप अच्छी तरह से जान रहे हैं क्या है कि इसमें जैसे ये आपका न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस में आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होते हैं। और इसके बाद अलग अलग जो सेल आप देखते हैं, अलग अलग सेल आप देखते हैं, जैसे ये सेल आपका हो गया, देखिए के सेल हो गया है ना, ऐसे ही आपका ये एल सेल हो गया, एल सेल, ऐसे ही सेल जो है जिसे आप के एल एम एन कह देते हैं ये, और इसी तरीके से देखिए एक और बना देते हैं यहाँ, देखें। तो अब इसमें आप अगर चेक करें तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि जैसे ये आपका के सेल हो गया, के सेल, ये आपका एल सेल, ये आपका एम सेल, ये एन सेल। ठीक, अब इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों को प्रत्येक कक्षा में, जैसे के लिए आप देखिए के एल एम और एन है, ये क्या है, कोष हैं जिसे आप सेल कहते हैं। ठीक, कक्ष भी कहते हैं, कक्षक नहीं कहेंगे, कक्षक तो आपका ऑर्बिटल हो जाएगा। जो आप जैसे कक्षक में देखें, कक्षक में आप जानते हैं जैसे अभी हम बनाए पी उपकोष का, अगर हम ये कक्षक बना रहे हैं तो इसमें कक्षक क्या हो जाएगा, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक, पी जेड, ये एक जो एक आप बॉक्स की तरह देख रहे हैं, ये आपका पी एक्स आप कह सकते हैं, यह आपका एक कक्षक है। ऐसे ही पी वाई वो दूसरा कक्षक, यानी तीन इसमें कितने कक्षक हैं, टोटल 3 कक्षक है। ऑर्बिटल कक्षक जब टोटल ये आप इसको तीनों को मिलाकर बोलेंगे कि पी उपकोष है। ठीक, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों को के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन कैसे हम पता करते हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये फार्मूला है इसका 2n²। n जो है ये क्या है, ये नंबर है। के लिए यही n = 1 होगा, l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा, n के लिए 4 होगा। अब इसी में अगर k का निकालना चाहते हैं आप, कितने इलेक्ट्रॉन k में होगा, तो आप इसी n के प्लेस पर आप ये 1 रख दीजिए। तो 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 रखिए, अगर यहाँ 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और फिर 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, यही तो होगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें पता कर लेंगे कि के में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे ही एल में भी, एल में का जब पता करना है तब उस केस में आप एन के स्थान पर 2 रख देंगे। ठीक, 2 का स्क्वायर अगर यहाँ एन के स्थान पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे ही एम का अगर पता करना चाहें तो एन के प्लेस पर 3 रख देंगे, 3 रख देंगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा हो जाएगा कितना, 18। ऐसे ही आप जब ये 4 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक, यानी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब आप प्रदर्शित करते हैं, ये तो अभी हमने ऐसे रफली लिख दिया है, इसको जब आप प्रदर्शित करते हैं सेल में, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के में है तो आप यहाँ 1 रखेंगे,
दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखते हैं। अब चाहे पॉइंट्स ऐसे रख दीजिए, चाहे ई लिख दीजिए, ठीक। और एल में देखें 8 है, तो एल में फिर ऐसे आप बनाएंगे, 1 यहाँ बना लेंगे, ये 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक, 4 यहाँ बनाएंगे, चौथा, फिर इसके बाद बीच बीच में बना लीजिए, ठीक, बीच बीच में बना लीजिए ऐसे। तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो क्या आपको देखने को मिलता है, 8 हो गया, ऐसे 18 अगले में, फिर ऐसे 32। तो ऐसे आप बनाएंगे तो, और प्रोटॉन की संख्या आप लिख दीजिए कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की न्यूट्रॉनों की जो संख्या है उसको इस संरचना में जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं, यानी लिखते हैं, दर्शाते हैं, तो ये संरचना जो होती है वो पूरी संरचना कहलाती है। किसकी संरचना है? परमाणु की संरचना। अब कुछ भी आप कोई जिसका भी ले लें, किसी कोई भी परमाणु ले लीजिए, जैसे अगर हम लोग सोडियम का लेना चाहें तो 11 सोडियम 23 आप लिखेंगे, है ना। 11 इसका जेड है, यानी क्रमांक है, ठीक। और ये 23 क्या है? 23 इसका ये परमाणु द्रव्यमान, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें आप निकालिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये निकालें। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, 9th में ही मिल जाता है आपको, कि उदासीन अवस्था में Z इज इक्वल टू ई और E इज इक्वल टू P होता है ना। ये आपको ये पिछली कक्षाओं में ही देखने को मिलता है। तो Z जैसे यहाँ 11 है, तो अब वही E और P भी होगा, मतलब वही आपका 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो आप पढ़े थे A माइनस Z कर लीजिए, ठीक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल आएगी, मतलब 23 में से आप ये 11 निकाल दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा, ठीक। अब इसकी संरचना अगर बनाना है तो पहले तो आप न्यूक्लियस बना लो। न्यूक्लियस बनाने के बाद इसमें प्रोटॉन कितने हैं लिख दीजिए। प्रोटॉन बराबर कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन बराबर कितना है? न्यूट्रॉन बराबर है इसका 12। अब ऐसे ही आप क्या करें कि सेल बनाइए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना होता है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी करेंगे आप सोडियम का, तो कितना आ जाएगा? 2 8 1 आ जाएगा। तो यानी कितने सेल बनाने हैं? 3। तो आप यहाँ फर्स्ट सेल देखिए ज़रा, जैसे इसमें आप फर्स्ट सेल बनाएंगे, फिर इसी तरीके से सेकंड सेल बनाएंगे, फिर आप बनाएंगे ये थर्ड सेल बनाएंगे, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को आप यहाँ पर दर्शा दीजिए। इलेक्ट्रॉनों को अगर आप दर्शा रहे हैं इसमें, तो पहले वाले में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले वाले कोष में 2। तो आप यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए, ये घड़ी की सुई में जहाँ पर 6 आपको देखने को मिलता है वहाँ, और 12, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर अगले में देखिए यहाँ 8 है, तो 8, अब आप 8 इलेक्ट्रॉन को आप दर्शा दीजिए इसमें, ठीक। जैसे वही घड़ी की सुई को माइंड में रखते हुए ऐसे आप 2 हो गया, ये तीसरा यहाँ पर आप देखते हैं ये 9, और ये 3 जहाँ रहता है घड़ी की सुई में, ऐसे बना के फिर बीच में आप कर देंगे, तो आपका स्पेस भी मेंटेन रहेगा और साथ में आप रिप्रेजेंट भी कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे हैं। और अंत में एक इलेक्ट्रॉन है, देखें यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी आप दिखा दीजिए उसको, चाहे जहाँ दिखा दो आप, ठीक। तो ये जो आप देखने को आपको मिला, यही है क्या? सोडियम का परमाणु की संरचना। तो इस तरीके से आप संरचना को अच्छे तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अभी तो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन था, इसको देख लिए। अब देखिए, जैसे पूरा इसमें आपको इतिहास नहीं सब पढ़ना है, बस आप देखें ये कि परमाणु को सबसे पहले अगर पूछा जाए परमाणु को किसने
परमाणु के बारे में किसने बताया था। और सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि इसकी उत्पत्ति परमाणु की लैटिन से हुई है कि ग्रीक से हुई है। तो याद रखे रहें, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है परमाणु शब्द जो है ना, परमाणु शब्द, ये याद रखे रहिए कि यह ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। किससे? ग्रीक भाषा से, लैटिन से नहीं, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। ये परमाणु शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, इसको याद रखना है। अब देखिए, जैसे ये पूछा जाता है कि ये परमाणु को सबसे पहले किसने बताया था परमाणु के बारे में। तो याद रखे रहिए, एक महर्षि कणाद, आप सुने होंगे, महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया। और इसके बाद फिर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और ये इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है यह सूक्ष्मतम कण होता है, यानी उसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता वह क्या है? परमाणु। यह बात कणाद, महर्षि कणाद और साथ ही साथ ये आपके जॉन डाल्टन, दोनों लोगों ने ये बात बताया। और अब देखिए इसका मतलब है, देखिए जिसमें एटोमियों का अर्थ है कि न काटे जाने वाला, न काटे जाने वाला यानी अनकटेबल, अर्थात इसी को कह सकते हैं कि अविभाज्य है। ये क्या है? अविभाज्य यानी नॉन डिविजिबल है ये, ठीक। परमाणु नॉन डिविजिबल है, उस समय बताया गया। इस समय तो आप जानते हैं कि ये 3 मूल कणों से मिलकर बना है। मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। हाँ, एक बात और इसमें जानना है, जैसे चलिए वैसे आगे तो मिलेगा, फिलहाल यहीं देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछा जाए तो ये अस्थाई कण होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रॉन जो है यह अस्थाई कण नहीं होता, ये भी जानते रहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब नाभिक में प्रोटॉन के साथ ये न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन के साथ अगर रहता है तब तो अस्थाई रहता है, ये तब अस्थाई रहता है। इस केस में अस्थाई हो जाएगा जब न्यूट्रॉन के साथ रहेगा, प्रोटॉन के साथ रहेगा न्यूट्रॉन। और ये तो अकेले भी अगर इलेक्ट्रॉन कहीं है चाहे प्रोटॉन है तो ये तो क्या है? अस्थाई मूल कण है। तो ये बात भी थोड़ा सा जानते रहिए। और भी बहुत से अस्थाई कण बाद में उसमें देखा गया, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक। लेकिन जो मूल कण अस्थाई रूप में ये आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में जब रहता है तब अस्थायित्व को दिखाता है, एकल रूप में जब रहता है तब अस्थायित्व को नहीं दिखाता। तो बस फैक्ट बातें यहाँ समझना है हम लोगों को। और देखिए इसके बाद यहाँ यही बात कर रहे थे हम लोग कि ये सन 1808 ईस्वी में ये साइंटिस्ट जो जॉन डाल्टन हैं, इन्होंने ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार, ये ब्रिटिश स्कूल में ये एक टीचर थे, इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत इन्होंने किया। और उनका सिद्धांत जो है उन्हीं के सम्मान में सिद्धांत जाना जाने लगा, जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। परमाणु जो होता है इसी को कहा गया कि ये पदार्थ का मूल कण है। ये बात जरा जानते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण। मतलब कोई भी पदार्थ है तो कोई भी पदार्थ जो है, कोई पदार्थ बना है तो परमाणुओं से मिलकर बना है, इसीलिए इसको पदार्थ का मूल कण कहा गया, ठीक। अब देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण के नियम, देखिए कई पुष्टि भी होती थी। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हुई, साथ ही साथ स्थिर संघटन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या भी की जा सकी, इसलिए इनका ये ज़्यादा मान्य हो गया। इनसे पहले कणाद महर्षि ने बताया था, लेकिन वो ये सब साइंटिफिक रीजन नहीं दे पाए थे। गुणित अनुपात के नियम ये सब
नहीं वो पुष्टि कर पाए थे, तो इसलिए डाल्टन को ज़्यादा वहाँ पर मान्यता मिली। लेकिन कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में ये विफल रहा, मतलब कई प्रयोगों के परिणामों को भी ये वर्णित नहीं कर पाए। अब जैसे कांच अथवा एबोनाइट, देखिए कांच और एबोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। इस बात को इन्होंने उतना ज़्यादा नहीं बता पाए ये, है ना। जैसे आप देखते हैं स्केल कर लेकर अभी अपने बाल में आप ऐसे थोड़ा सा रगड़ते हैं, तो फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं, तो उसके सामने ले जाते हैं, तो क्या होता है, कागज़ के टुकड़े जो है वो आकर्षित होते हैं, है ना। तो यह जो आवेश उत्पन्न हुआ, इस बात को, यानी कांच जो आप देख रहे हैं, ये कांच और ये एबोनाइट की जो छड़ होती है, इसको जब आप रेशम या फर मतलब जैसे कोई बाल आप कह दीजिए, है ना, जानवरों के बाल होते हैं, जैसे देखते हैं ये जो मेमने होते हैं, बकरियों के बच्चे, ये सब वो फर, छोटे छोटे बाल निकल रहते हैं, उसे फर कह देते हैं। तो हम लोग को वहाँ न जाकर अपने ही बाल में अगर हम घिस करके उसको छोटे छोटे कागज़ टुकड़े बना के वहाँ ले जाते हैं, तो वो देखें आवेश उत्पत्ति हो जाती है, जिससे वो आकर्षित प्रत्याकर्षित होते रहते हैं। तो इस तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए। तो देखिए अब फिर उसके बाद क्या हुआ, तो एक इस एकक को हमने एक प्रायोगिक परीक्षण से आरंभ किया है, जो 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे। तो ये सब उतना नहीं जानना है। देखिए परमाणु छोटे कणों, अपरमाणविक कणों से, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यह धारणा डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग थी। मतलब डाल्टन तो ये कह रहे थे कि उसे परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता। वो तो बाद में ये एक्सपेरिमेंट करके फिर बताया गया कि नहीं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक, तो ये बात है। अब देखिए अपरमाणविक, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अच्छे से आपको दिखिएगा। देखें यहाँ अपरमाणविक कणों की खोज, अपरमाणविक कणों की कैसे खोज हुई। अपरमाणविक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखें यहाँ ये इन सब की खोज कैसे हुई। तो आप ये बताएंगे कि गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई, और इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में हमें यह मूल नियम ध्यान से रखना होगा कि समान आवेश मतलब जैसे प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन प्लस माइनस अर्थात विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं। आवेश जो है अगर समान है, मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर धकेलेंगे। ठीक, लेकिन अगर कहीं प्लस और माइनस है, तब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, तो ये जानना था। अब इसमें देखिए वही खोज कैसे हुई इसकी। पहले तो आवेश के बारे में ये बताया गया, अब इलेक्ट्रॉन की देखिए खोज किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज ज़रा देखें। इलेक्ट्रॉन की खोज माना जाता है कि ये आप जानते हैं कि वैसे रदरफोर्ड हम लोग कह देते हैं, लेकिन गोल्डस्टीन माना जाता है। गोल्डस्टीन ने एक वही विसर्जन नली लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्हीं को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। वो तो बाद में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके ये साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उसको नाभिक की भी खोज किए थे। मतलब नाभिक में ये बताया कि इसमें पॉजिटिव पार्ट है। ठीक, तो मान लिया जाता है। फ़िलहाल अगर कहीं विकल्प में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दिए रहें, तो गोल्डस्टीन को ही प्रेफर करना है, और अगर गोल्डस्टीन नहीं है तो फिर रदरफोर्ड। ठीक, तो देखें ये सन
1830 में माइकल फैराडे ने यह दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण मतलब डिपोजिशन होता है। उससे कुछ नियम उन्होंने ये बताए, जिसके विषय में ये आप ट्वेल्थ में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। परिणामों से विद्युत की कणीय प्रकृति के बारे में पता चलता है। इससे ये पता चला कि विद्युत जो होता है उसमें देखिए दो ड्यूअल नेचर आप सुने होंगे, है ना, द्वैती प्रकृति, दो गुण होते हैं। एक तो कौन सा नेचर होता है, एक तो ये कणीय प्रकृति हो गया, ठीक, कणीय प्रकृति, और दूसरा होता है जैसे रेडिएशन, विकिरण और साथ में ये कण, है ना, कण जो होता है इसका द्रव्यमान भी होगा, जब कण है तो द्रव्यमान होगा, और विकिरण जो होते हैं, रेडिएशन जो होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे वो विकिरण के लिए अगर विकिरण चल रहा है, आप जान रहे हैं, अब जैसे आप सुने होंगे ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और एक ये जिसे आप कहते हैं रेडिएशन, है ना। तो रेडिएशन जो होता है इसके लिए आप कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए दो प्रकृति होते हैं, आगे मिलेगा, अभी बस एक जनरल वे में केवल समझिए। 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, उसमें विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया। और देखिए आगे देखें, कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है। ये कैथोड किरण नलिका जो है कांच की बनी होती है, लगभग 60 mm की ये मोटी कांच की होती है, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसको सील किए हुए होते हैं, मतलब उससे बंधे होते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब और उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया गया, और इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया, और इसी को हम कह दिए कि कैथोड किरणें। ये क्या हो गई, कैथोड किरणें, अथवा कैथोड किरण कण भी इसी को कहते हैं। अब आपको अलग अलग बुकों में दिया होगा कि जैसे विलियम क्रूक्स ने किया था, है ना, विलियम क्रूक्स ने किया था ये एक्सपेरिमेंट 1878 में। लेकिन ध्यान दें एनसीईआरटी को आप फॉलो करें। अगर जैसे अब कभी पूछ लिया जाए कि सबसे पहले विशेष रूप से किसने किया, तो अब आपको वहाँ पर तो ध्यान दें ये फैराडे को ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें एनसीईआरटी को ही आप फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से देखा गया, जैसे एक यही है आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, यही है विद्युत विसर्जन नली, ठीक, यही आपका क्या है, विद्युत विसर्जन नली है ये। अब यहाँ निर्वात पंप लगाया जाता है। निर्वात पंप यानी इसमें से गैसों को बाहर निकाल देते हैं। इसमें कौन सी गैस फिल करते हैं, या तो हाइड्रोजन फिल करें या फिर हीलियम, ठीक है, हल्की गैस है, और इसको कैथोड से इधर ऐड कर देते हैं और इधर से एनोड से, ठीक। और याद रहे कि कैथोड यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ उच्च वोल्टता जो प्रवाहित करते हैं यहाँ भी निगेटिव रहेगा, और इधर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक। तो उच्च वोल्टता लगभग कितना वोल्टता प्रवाहित करते हैं, लगभग 10,000 वोल्टता इसमें प्रवाहित की जाती है।
और साथ ही साथ निर्वात पंप से इसमें से गैसों को निकाल करके, ध्यान दें, इसमें हाइड्रोजन या हीलियम, दोनों में से कोई एक, या तो हाइड्रोजन फिल कर देते हैं या फिर हीलियम फिल कर लेते हैं इसमें, और यहाँ से उच्च वोल्टता का विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, लगभग 10,000 वोल्ट। और देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, देखिए ये देखा जाता है हाँ कि अगर 10,000 से 30,000 के मध्य अगर वो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं इसमें, मतलब 10,000 से ज़्यादा अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा इसमें। अगर आप 10,000 के आसपास लगभग वोल्टता का विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और देखिए इसमें दाब जो प्रेशर है उसको भी कम ज़्यादा करने के लिए इसमें आप लगाए रखेंगे। तो दाब अगर आप इसमें 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻³ तक अगर आप इतना ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना अगर आप करते हैं, तब आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए कितना करेंगे, 10⁻² से 10⁻³ के बीच में, मतलब आप 10⁻² कह सकते हैं। इतना आप अगर दाब अगर इसको घटाते हैं और साथ में इलेक्ट्रिक करंट आप कितना यहाँ देंगे, 10,000 वोल्ट, तब आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए तब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, देखते हैं एक फिगर और बना होगा, यहाँ देखें, यहाँ तब आपको देखिए ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पीछे की तरफ है, यहाँ से कैथोड के साइड से यहीं से कुछ कण या विकिरण आप कह सकते हैं, यहाँ से निकलकर इधर की तरफ जाते हैं। कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। और देखिए यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ इस पर एक लेप भी लगा दिया जाता है। लेप किसका होता है, जिंक सल्फाइड का। क्यों लगाते हैं, जिससे जो विकिरण है, ये कण जो निकल कर जा रहा है कैथोड किरणें, उसको एब्जॉर्ब कर ले, बाहर न जाए, ठीक। ZnS का यही उपयोग है। तो यहाँ पर कुछ प्रतिदीप्त यानी चमक उत्पन्न होती है, ये चमक, ठीक, ये चमक यहाँ उत्पन्न होती है। अब देखिए साथ में ये उत्पन्न कहाँ से हुए, कण उत्पन्न हुए कैथोड से, इसीलिए इन कणों को कह देते हैं, ये कौन से कण हैं, कैथोड कण हैं। कैथोड कण कहिए, चाहे विकिरण कहिए, चाहे किरण कहिए, चाहे कण कहिए या फिर विकिरण कह दो आप, विकिरण कह दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं किरण, एक ही बात है, ठीक, कुछ भी कह लीजिए, कैथोड कण, कैथोड विकिरण, कैथोड किरण, ठीक। तो इस तरीके से ये जो यहाँ से निकले कैथोड से निकल कर कहाँ जा रहे हैं, कैथोड से निकलकर ये एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इससे देखिए क्या सिद्ध हो रहा है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ओर जब कोई भी कण जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस की ओर, इसलिए तो चार्ज अभी आवेश जो पहले बताया गया यही है कारण बताने का। अब बताइए प्लस की ओर कौन आकर्षित होगा, तो आप बता देंगे माइनस ही आकर्षित होगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि ये जो कैथोड कण है या कैथोड किरण है या कैथोड विकिरण है, यह ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ऋणावेशित। तो ये बातें भी यहीं से सिद्ध हुई, ठीक। अब इसमें देखिए वही पॉइंट सब जो अभी आप देखें, यही पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए। कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह की अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्त, यानी जिसे आप देखिए यहाँ जिंक सल्फाइड लगा होता है, इसका लेप किया जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो यहाँ दिया है कि ये एनोड में छिद्र है ना, एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्त पदार्थ जिंक का लेप किया जाता है। तो ये छिद्र अगर यहाँ पर है, छिद्र यहाँ पर अगर है देखें, तो यहाँ पर यहाँ से होते हुए ये पीछे की तरफ ये चमक प्रतिदीप्त जिसे कहते हैं, फ्लोरोसेंट, ठीक, यहाँ देखने को मिलेगा। अब
जब देखिए कैथोड की बात हो रही है, अभी कैथोड किरण की खोज करेंगे, तब यहाँ कैथोड को छिद्रित नहीं लेना है, ये याद रखना है। ठीक, आगे देखें। जब ये किरणें एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती हैं तथा वहाँ एक चमकीला चिन्ह बन जाता है, मतलब एक चमक उत्पन्न होती है। और इस प्रयोग के परिणाम का सारांश देखें, पूरा हम बता ही चुके हैं। फिलहाल यहाँ आप देखें, पॉइंट टू पॉइंट एक बार समझ लीजिए। तो कैथोड जो है, कैथोड यहाँ से देखें, कैथोड पहला पॉइंट, कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं। कैथोड से आरंभ होगी, एनोड की तरफ जाएंगी, इसीलिए उसे कैथोड किरण कहेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों जैसे स्फुरदीप्त यानी चमक की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से चमकते हैं। और टेलीविज़न चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा जो चमक उत्पन्न होता है स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थों से लेपित होता है। वो जो पर्दा होता है वो क्या होता है, स्फुरदीप्त पदार्थ। स्फुरदीप्त पदार्थ जैसे आपका जिंक सल्फाइड हो गया, तो उस पर जिंक सल्फाइड क्या करते हैं, लेप लगा देते हैं, तभी तो उस पर वो जब लाइट डाली जाती है तो वहाँ से आपको पर्दे पर सब दिखता है ना। तो लेपित किया जाता है वो पर्दा, ऐसे नॉर्मल पर्दे पर नहीं आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं देखेंगे अगर वो उस पर उसके ऊपर वो लेपित किया रहेगा। कोई भी स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थ अगर लेपित करेंगे, जैसे जिंक सल्फाइड से अगर लेपित कर दें, या और भी कोई प्रतिदीप्त पदार्थ या स्फुरदीप्त पदार्थ से लेपित कर दें, तो उतना एकदम अस्पष्ट तब दिखेगा। ठीक, जिस पर चित्र प्रतिदीप्त होते हैं, मतलब अच्छे से हमें वो दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट देखें, विद्युत और चुंबकीय। देखें, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, जैसे यहाँ से ऐसे जा रहा है, मान लीजिए क्या ये कोई, यहाँ से देखें इस तरीके से अगर कण जा रहे हैं, कौन से कण हैं, मान लीजिए कैथोड कण है, जा रहा है, तो अगल बगल अगर कोई जैसे विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ पर रहेगा, तब तो ये या इस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से ये देखें, कैथोड किरणें जा रही हैं, कैथोड किरणें क्या हैं, निगेटिवली हैं, तो अगर यहाँ पॉजिटिव प्लेट रहेगा तब तो उसी की तरफ मुड़ जाएंगी। अगर निगेटिव रहेगा, मान लीजिए निगेटिव प्लेट अगर है, तब तो उससे क्या होंगी, वो प्रतिकर्षित होंगी। ठीक, तो अगर ये सब न रहे, मान लीजिए, ठीक है, ये सब न रहे, तब ये सीधी रेखा में चलती हैं, यही कहा जा रहा है। ठीक, आगे देखें, ये अगला पॉइंट कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज भी हो गई, तो ऋणावेशित कण जो है उसी को इलेक्ट्रॉन कह दिया गया। और कैथोड, देखें ये पॉइंट, कैथोड किरणों यानी इलेक्ट्रॉन के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए, कैथोड किरण के जो लक्षण हैं वो कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस, जैसे गैस हाइड्रोजन हीलियम भर रहे थे, तो उसकी प्रकृति पर डिपेंडेंट ये नहीं होता कि अगर वो ऋणावेश जैसे क्लोरीन भर लें या और कुछ, तो उसकी प्रकृति पर नहीं निर्भर करता। ये बात जानते रहिए। तो उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल घटक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। इलेक्ट्रॉन को आज हम लोग अभी समाप्ति कर लेते हैं। ये
देखें इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात क्या होता है, इसको सिंपल आप समझें। इलेक्ट्रॉन, ये ज़रा देखिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन थे। उन्होंने सन 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की बातें ज़रा देखें, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया। अब जैसे प्रोटॉन अगर होता है तो अच्छा पीछे कहीं यहाँ जैसे अभी जब हम बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई, तो इसके बारे में बता रहे थे। तो अभी जो प्रोटॉन हम बताए थे, प्रोटॉन की खोज आप जानते रहिए, गोल्डस्टीन है ना। प्रोटॉन यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, शायद स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे। प्रोटॉन की खोज अगर कभी पूछा जाए सबसे पहले किसने किया था, तो गोल्डस्टीन को बताते हैं। किसको? गोल्डस्टीन, ठीक, गोल्डस्टीन याद रखे रहिए। और अगर विकल्प में गोल्डस्टीन नहीं है तब आप रदरफोर्ड मानेंगे, रदरफोर्ड, ठीक है, तब रदरफोर्ड आप मानेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज तो आप जानते हैं जे थॉमसन ने किया था, तो वही बातें यहाँ थॉमसन की ज़रा समझें। सबसे पहले वही जे थॉमसन ने क्या किया, 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत थे लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश, यानी उसके ऊपर आवेश जो विद्युत आवेश होता है, और द्रव्यमान के बीच उन्होंने अनुपात निकाला। केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु ए, अभी फिगर आप देख लेंगे, पर कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं। और इसी प्रकार केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन बिंदु सी की कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं। तो देख ही लेते हैं चित्र 2.2 कहाँ है और उसमें समझ लेते हैं, ठीक। 2.2 आप देखिए, ये फिगर देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब इसमें जैसे देखिए क्या हो रहा है, कैथोड किरण यहाँ से देखें, कैथोड किरणें यहाँ से ये निकलती हुई एनोड की तरफ बढ़ती हैं, एनोड की तरफ। और अगर इन्हीं को आगे बढ़ा दिया जाता है, कलर दूसरा ले लेते हैं, तो ये देखिए क्या होता है, अगर इसी को आगे बढ़ा देंगे तो अब आपको ये देखने को मिलता है कि ये किस साइड जाएंगी। देखिए जैसे ये प्लस है ना, नीचे देखिए ये माइनस है, और कैथोड किरण जो होती है उस पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड किरण, ये तो कैथोड इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, और यही कैथोड से निकल करके क्या जाता है, कैथोड किरणें जाती हैं। और ये एनोड की तरफ अगर आप ऐसे आगे भी बढ़ा दें तो क्या होगा, ए की तरफ कौन जाएगा, आप बताएं, ए की तरफ कौन जाएगा, कैथोड किरणें जाएंगी, है ना। ये तो कैथोड इलेक्ट्रोड है, कैथोड किरण कैथोड से ही उत्पन्न होती है ना, इसीलिए उसे कैथोड किरण कहते हैं। तो ये ए की तरफ जाएंगी, ऐसा क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ना, विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होगा। निगेटिव जो कैथोड किरणों पर कौन चार्ज होता है, निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। लेकिन अगर कैनाल किरण की बात हो, ध्यान दें कैनाल किरण की, तो कैनाल किरणें जो होती हैं वे प्रोटॉन उसमें होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो कहाँ जाएंगी, वो निगेटिव की ओर जाएंगी, ठीक। और निगेटिव आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो ये इसकी तरफ घूमेंगी, ठीक है, सी की ओर जाएंगी। और अगर जैसे आपसे कहा जाए कि ये जो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, वो किसी भी तरफ नहीं मुड़ेगा, ना तो ए की तरफ मुड़ेगा और ना ही सी की तरफ, तब वो सीधा चला जाएगा, ठीक, मतलब आप बी की तरफ कह सकते हैं। तो यही वहाँ पर कहा गया है, तो इस बात को थोड़ा सा जानते रहिए। और जैसे देखें इसमें चेक कर लीजिए, और बहुत से इसमें ज़्यादा वैसे पॉइंट है नहीं, हाँ, केवल जो आवेश है कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए। देखिए आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश ये आप देखें यहाँ से देखिए,
केवल फैक्ट चीज़, और सब आप जानते हैं, पढ़ लेंगे बुक से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक, ये है। और इनका द्रव्यमान जो देख रहे हैं, द्रव्यमान कितना होता है, ये तो आवेश हुआ इतना, ठीक। द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान देखिए 9 पॉइंट, यहाँ से लिखें 9.1 इंटू 10⁻⁻28 अगर लिखेंगे तब ग्राम में, अगर -31 लिखेंगे तब केजी में। तो बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ इसका रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ केजी में दिया है, केजी में है, तो आप इसके द्रव्यमान को कितना रखेंगे, तब आप रखिएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये रखेंगे तो केजी में आ जाएगा, कूलम पर केजी। कूलम पर ग्राम में भी आप निकाल सकते हैं, तब यहाँ -28 रखेंगे, ठीक। तो यही है ये अनुपात किसका, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, ठीक। अच्छा, अब देखिए ज़रा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इसको एक साइंटिस्ट थे मिल्कियन नामक वैज्ञानिक ने, ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया, देखिए उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए यहाँ पर लिखा गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मैं कंप्लीट अभी लिखा था। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये आवेश, ज़रा देखिए यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा होगा ये, ठीक। तो अब जैसे हमने वहाँ 1.66022 लिख दिए थे, है ना, 22, तो अप्रॉक्सीमेशन में आप लिख सकते हैं 22, जबकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये रखेंगे। ये तो द्रव्यमान अगर द्रव्यमान निकालना है तब है, आवेश तो ये मिल्कियन ने बताया। और विद्युत आवेश का नवीनतम मान, देखिए नवीनतम मान ये है, और ये क्या है, ये वही पुराना मान, यानी कि बाद में और जब थोड़ा सा डिस्कवरी हुई तो और एक्यूरेट वैल्यू तक पहुँचे, तो ये है। अब थॉमसन देखिए, थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने बताया था आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, थॉमसन ने ये अनुपात बताया। और आवेश किसने बताया था, आवेश के बारे में ये जानकारी दिए थे ये मिल्कियन ने, ठीक, मिल्कियन। तो अब इन दोनों को मिला करके द्रव्यमान निकाला गया, ठीक है। तो आवेश बटे यही जो थॉमसन ने जो अनुपात दिए था, बटे ये आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, तब ये इसका द्रव्यमान ये प्राप्त किया गया। ध्यान दीजिए, अनुपात से डिवाइड कर देंगे आवेश में, तब मिल जाएगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ध्यान दीजिए 9.1094, ये कंप्लीट लिख सकते हैं, 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 केजी। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी आपको मिली होगी। यहाँ मिल्कियन का तेल की बूंद विधि, ये क्या क्या किए थे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो फिर आप बताइएगा, तो आगे फिर ये पूरा चैप्टर ही हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेंगे, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा कि कब वीडियो इस पर पहुंच रही है, मिल रही है, वो जानकारी सब मिल जाएगी, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।